जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके पहले के वीडियो में हम संख्या पद्धति में संख्याओं और कुछ अंकों से बनने वाली संख्याओं के बारे में बताए थे। आज हम संख्याओं के वर्गीकरण को बताने वाले हैं। संख्याओं को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है वो आपको बताने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन संख्याओं को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इनको अगर नहीं जानेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं असुविधा ज़रूर होगी। तो आइए देखते हैं इनका पहला प्रकार क्या है। देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं दशमलव संख्या पद्धति। जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो क्या है, संख्या पद्धति में एक होता है दशमलव संख्या पद्धति, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रोमन अंकन प्रणाली। तो इसमें जो आप पढ़ने वाले हैं इसमें ये होता है कि जीरो से लेकर के 9 तक, ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को उनके गुणों के आधार पे अलग अलग तरह से विभाजित किया जाता है। देखिए, 0 से 9 तक के अंकों का ही उपयोग करके ये संख्याएं बनेंगी, जबकि रोमन वाले में क्या होता है उसका एक अलग तरीका होता है लिखने का, उसको हम बाद में बताएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं इनके वर्गीकरण में। पहला क्या है, पहला है प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती हैं, आइए इनको समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। देखिए, जो भी संख्याएं हम गिनने के लिए, किसी चीज़ की काउंटिंग के लिए उपयोग में लेते हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर परिभाषा आपको जानना है तो जान लीजिए, 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं हम गिनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। देखिए, इसको अगर आप देखें तो 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या आप बोलें, ठीक है, वो सब की सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सा अक्षर लिया जाता है, एन लिया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है इसको समझ जाइए। देखिए, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप प्राकृतिक संख्या जान गए हैं तब होल नंबर समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, पूर्ण संख्या समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर उसको नहीं समझेंगे तो आगे दिक्कत है, और अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो उसके आगे दिक्कत होगी। तो देखिए, अभी आप नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को बोला जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर उसको शून्य के साथ काउंट किया जाएगा, शून्य को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, तो ये पूरी संख्याएं क्या कही जाएंगी, ये पूरी संख्याएं पूर्णांक कही जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ये चीज़ समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूर्ण संख्या कहीं बोला जाएगा तब आप समझ जाएंगे किस चीज़ की बात हो रही है, और नेचुरल नंबर कहा जाएगा या प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा तब भी आप समझ जाएंगे। अभी बहुत सारी संख्याओं को हम बताने वाले हैं, तो अगर आप समझ गए होंगे तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, फिर भी हो सकता है आप समझ गए हों। अगर दिक्कत है फिर भी जान लीजिए कि पूर्ण संख्याएं किनको कहा जाएगा। पूर्ण संख्याएं जब आप प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये पूरा ग्रुप क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्णांक अभी आगे बताएंगे हम, आप इस बात पे ध्यान रखिएगा। पूर्णांक अलग होता है, पूर्ण संख्याएं अलग होती हैं, तो इस पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन आ जाता है कि पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं कहीं एक ही तो नहीं है। देखिए, आगे क्या है, आगे है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं इसको समझ लीजिएगा। सम संख्याएं क्या होती हैं ये समझना आवश्यक है। देखिए, सम संख्याएं जो होती हैं, आप कोई भी संख्या लीजिए और वो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब 2 से डिविजिबल हो। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 से डिविजिबल है वो क्या कही जाती हैं, सम संख्याएं कही जाती हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से डिविजिबल होती हैं। देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, या फिर बड़ी संख्याओं में आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो इसमें देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी संख्या, क्योंकि पीछे 3 आया है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो पीछे या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, या फिर 0 आ सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी देखा जाए 250, तो 250 में पीछे 0 आया हुआ है, और इससे आप समझ जाइए कि ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। और अगर आप उसकी पहचान करना चाहते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो उनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, ठीक है। अगर इकाई में ये सब अंक हैं तो जान लीजिएगा वो सम संख्या होती है। इसके अलावा आगे हम ध्यान देते हैं, आगे है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं की पहचान क्या होगी, अगर आप सम संख्या पढ़ चुके हैं तो सम संख्या अगर आप समझते हैं तो विषम संख्याएं समझना भी बहुत आसान है आपके लिए। सम संख्या अगर आप समझ गए हैं तो उनको आप जान लीजिए, जो सम संख्या है उनको छोड़ दीजिए, मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको हम छोड़ देते हैं, तो बाकी जो संख्याएं क्या कही जाएंगी, वो बाकी संख्याएं जो बची हुई हैं वो विषम संख्याएं कही जाएंगी। और विषम संख्या की शुरुआत किससे होती है, 1 से। तो कभी कभी ये लोग गलत कर जाते हैं, उनको लगता है कि 1 विषम संख्या नहीं है, तो लेकिन आप जान लीजिए
कि एक भी विषम संख्या में ही लिया जाता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या है, विषम संख्याएं होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है पूर्णांक। अभी उसके पहले हमने क्या बताया था, पूर्ण संख्याएं। अब क्या बताने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक देखिए, जितना भी, जैसे अभी हम पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, पूर्ण संख्या जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या थी, ठीक है, वो सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अब इसी में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या होता है, वो पूर्णांक कहे जाते हैं, इंटीजर कहे जाते हैं। इनको किससे डिनोट किया जाता है, इनको आई से डिनोट किया जाता है। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा, पूर्णांक को आई से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं जेड से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन जनरली ये आई से ही डिनोट किया जाता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, परिभाषा आपके सामने है। समस्त धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य संख्या क्या होती हैं, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। वो डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो है वो है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है, इस बात पे भी ध्यान देना होगा। अभाज्य संख्याएं अक्सर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी और आप शायद ना बता पाएँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी संख्याएं या तो 1 से विभाजित होंगी, या तो 1 से विभाजित हों, या तो खुद से विभाजित हों। ध्यान दीजिएगा, उस संख्या या फिर 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई अगर अभाज्य संख्या है तो या तो वो खुद से विभाजित होगी या तो 1 से विभाजित होगी, उसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, अभाज्य संख्या में जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखिए ये सब संख्याएं, कुछ संख्याएं इसमें से विषम में भी आती हैं, लेकिन आप विषम वाली संख्या को आप अभाज्य संख्या मत बोल दीजिएगा। ये है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं और विषम भी होती हैं, लेकिन सबको ऐसा नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि देखिए, अभाज्य संख्याओं में एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, वो ये पॉइंट है कि 2 भी इसमें शामिल है। देखिए, अभाज्य संख्याओं में 2 भी शामिल है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, आपसे बोला जाता है कि आपको बताना है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो समअभाज्य संख्या क्या होगी, ये 2 होगी। सबसे छोटी क्या आपसे बोला जाए समअभाज्य संख्या बताइए, तो 2 ही बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। अभाज्य के चक्कर में कभी कभी दिमाग में आता है कि 2 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये जान लीजिएगा 2 विषम नहीं है जबकि अभाज्य है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं, आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। जितनी चीज़ें अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सब के सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर परिमेय संख्या आपको जानना है तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ बातें अभी आगे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानिएगा कि जो भी संख्याएं p/q के रूप में, अब कभी कभी ये आता है p/q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, कौन सी नहीं, तो कुछ ऐसी भी होती है जिनको नहीं लिखा जा सकता है। तो जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q शून्य के बराबर ना हो, q शून्य ना हो, मतलब हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल ले लीजिए, 2/5 ले लिया जाए, या फिर 3/4 ले लिया जाए, 7/13 ले लिया जाए, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर दशमलव की संख्या लिया जाए तो वो पर सभी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे दे दिया जाए 2.5, हम 2.5 लिख लिए, या फिर 3.443 लिख लिए, या कुछ भी ऐसे लिख लिए, तो ये सब क्या होती हैं, ये सब जो है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो परिमेय में नहीं लिखी जा सकती उनकी भी बात अभी हम करने वाले हैं। जैसे होता नहीं कि किसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो वो अभी हम बताने वाले हैं। देखिए आगे क्या है, आगे अपरिमेय संख्या आ जाता है। परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त जो होता है वो अपरिमेय संख्या कही जाती हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अब ये दिक्कत आती है। तो देखिए, जो भी रूट में संख्याएं आएंगी, जो भी संख्याएं क्या होती हैं, रूट में आएंगी, तो वो तो अपरिमेय कही जाएंगी, चाहे क्यूब रूट हो या फिर स्क्वायर रूट हो। लेकिन स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कोई भी रूट हो, वो निकलना नहीं चाहिए, सॉल्व नहीं होना चाहिए। पता लगा आपने सोच लिया कि √16, तो √16 देखिए सॉल्व हो जाएगा ना 4, तो ये तो रेशनल हो जाता है। ऐसी संख्या लेना है, जैसे √7 आपके सामने देखिए एग्जाम्पल में है, तो √7 आप देखिए इसका रूट नहीं निकलेगा, तो जिसका रूट नहीं निकले उसको आप बताएंगे, जो भी रूट में होंगी वो सब, और बाकी जिनको p/q के रूप में लिखना संभव ना हो। अब हम आपको बताने वाले हैं कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए, आप शांत अशांत पढ़े होंगे, शांत अशांत में क्या होता है, जैसे दशमलव प्रसार हो, पता लगा 1.21, 2.1 ऐसे बढ़ता जाए, ऐसे आगे बढ़ता जाए, तो इनको आप परिमेय संख्या के रूप में, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से, मतलब ये है जैसे 1.21010001
फिर 0,0,0,1 इस तरीके से बढ़ती चली जाएं तो उनको ये PYQ के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है सहभाज्य। सहभाज्य क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं, देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन बहुत आता है, क्योंकि अभाज्य और सहभाज्य में अक्सर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, सहभाज्य अलग है और अभाज्य संख्या अलग है। सहभाज्य में हमेशा ध्यान रखिएगा 2 संख्याओं को लिया जाता है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। कहीं कहीं थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है, यहाँ 1 होना था और इसके पहले जो हम बता रहे थे इसमें देखिए यहाँ 9 लिख दिया गया, यहाँ Q लिखना था। तो कभी कभी प्रिंट होने में या मतलब इसको टाइप करने में दिक्कत हो जाती है। देखिए क्या है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, जिनका मासा 1 हो, मतलब 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ध्यान रखिएगा जो बात हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, अर्थात 1 के अलावा उसमें कुछ कॉमन ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सहभाज्य संख्याएं कही जाती है। ठीक है, जैसे देखिए 15 और 16, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अभी खुद सोच लीजिए, 15 3 से कट जाता तो अभाज्य थोड़ी है, या 16 2 से कट जाता, 4 से कट जाता, 8 से कट जाता, अभाज्य थोड़ी है। लेकिन 15 और 16 में देखा जाए तो ये किसी भी एक ऐसी संख्या से नहीं करता जो दोनों को डिवाइड कर सके। 1 के अलावा 1 नहीं लेंगे, बाकी अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इस ऐसी जो भी संख्याएं होंगी उन्हें क्या कहा जाता है? सहभाज्य। जैसे देखिए 5 9 है, 4 9, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो कहीं भी सहभाज्य की बात आएगी तो इसमें ध्यान रखिएगा, उन 2 संख्याओं में अगर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है तो उनको सहभाज्य नहीं बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में देखिए क्या होता है? प्रेडिसेसर जिसे बोला जाता है। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ववर्ती कभी भी पूछा जाए, पूर्व मतलब होता है पहले, तो कभी भी आपसे बोला जाए कि पूर्ववर्ती संख्या, किसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछा जाए तो उसमें से 1 क्या करेंगे? आप घटा देंगे। जैसे 2014 का पूर्ववर्ती यहाँ लिया गया है, तो 2014 का पूर्ववर्ती क्या बन गया? 2013। 299 का पूर्ववर्ती अगर आपसे बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 298 आ जाएगा, 298 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी संख्या आपसे बोला जाए, उससे आपसे अगर आपसे बोला जाए कि उसकी पूर्ववर्ती बताइए तो उसमें से 1 घटा दीजिएगा और उसकी पूर्ववर्ती आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे इसके बाद आता है परवर्ती। परवर्ती को और क्या बोला जा सकता है? परवर्ती को आप उत्तरवर्ती बोल सकते हैं। उत्तरवर्ती को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सक्सेसर नंबर। इसमें उसका विपरीत होता है। उसका विपरीत कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपसे बोला जाए परवर्ती संख्या, तो परवर्ती संख्या में क्या होता है? 1 जोड़ दिया जाता है। परवर्ती संख्या में क्या किया जाता है? 1 जोड़ दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी संख्या आपसे बोली जाए कि इसका परवर्ती बताइए, तो जैसे अभी बोला जाए आपसे, मान लीजिए 216, आपसे बोला जाए कि इसका परवर्ती बताइए, तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? 217, मतलब इसके बाद की संख्या। इसी प्रकार से हर दिन मैं आपके लिए मैथ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को लेकर आऊँगा, प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके मैथ की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।